Hello everyone, I welcome you all on today's session on mental health, and today's speaker is Vaidya Prashant Tiwari, Senior Ayurveda Consultant and founder of Dharma Ayurveda from Bhopal, MP. Mental health is an important thing which we avoid and don't care. But nowadays, like COVID like scenario, Nirog Street has started a new series, Baat Karke To Dekho, in which we will discuss on mental health and all the questions will be answered. You are requested to type your questions in the chat box. Over to Prashant. नमस्कार। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ निरोग स्ट्रीट का, जिन्होंने एक ऐसा मंच बनाया जिसमें हम बात करके तो देखें और ऐसी बात कर पाएंगे कि, और आज का जो टॉपिक है वो सबसे ज़्यादा अभी का जो कहें तो सबसे मोस्ट हीटेड टॉपिक है। इट इज़ मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ का जो टॉपिक आता है, जब भी हम इस बात में करते हैं तो आयुर्वेदा जो है हमेशा मेंटल हेल्थ की बात करता ही था। आयुर्वेद में अगर हम देखें तो सत्व एक बड़ा सेगमेंट है जो कि मन की कंडीशन से बिलोंग करता है। हमारा जो भी क्लबिंग करें, जब भी आयुर्वेदा लिखा गया या सोचा गया तो उसमें मन एक बहुत बड़ा सेगमेंट था। हमारी फिजिकल एक्टिविटीज एंड साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज के बीच का जो कड़ी बनी वो मन बना, और मन में जो दुष्टियां क्रिएट हुई वही मेंटल हेल्थ में कन्वर्ट हुई। फिजिकल पैरामीटर्स को जब हम क्लब करते हैं सोमैटिक पैरामीटर से, तो साइकोसोमैटिक सिचुएशन, सोमैटिक सिचुएशन मतलब कि फिजिकल एनवायरनमेंट, साइको सिचुएशन मतलब कि साइकोलॉजिकल कंडीशंस यानी कि मेंटल सिचुएशंस। इनके पेशेंट्स आजकल लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। मैं लगातार ओपीडी में जब रहता हूं तो हम हमेशा ये देखते हैं कि साइकोलॉजिकल जो केसेस हैं वो आजकल बहुत ज्यादा बढ़े। इनके जब हम सब डिवीजन करते हैं तो सबसे ज्यादा फियर फैक्टर, किसी भी चीज का फियर, अकेले रहने का फियर, कहीं पर एक एरिया में जाने का फियर, कभी किसी क्लोज एरिया में रहने का फियर, डिफरेंट टाइप के फियर्स आजकल लोगों में ज्यादा आने लगे हैं। जैसा कि महामारी का दौर हुआ या कोविड-19 जब रिकॉग्नाइज हुआ कि ये एक बहुत बड़ा पेंडेमिक डिसऑर्डर है, तो लोगों को एक फियर फैक्टर भी क्रिएट होने लगा। सेकेंड सब डिवीजन इज एंजाइटी, जो कि फ्यूचर को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपने पर्सनल एटीट्यूड को लेकर भी लोग बहुत ज्यादा एंशियस हुए। तो दैट एंजाइटी बिहेवियर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट। सेकेंड साइकोलॉजिकल सिचुएशन। तीसरी डिप्रेशन। बहुत सारे पैरामीटर्स इस बीच में जब पेंडेमिक क्रिएट हुई तो लोगों को एक डिप्रेशन का भी माहौल क्रिएट होने लगा, घर पे रहने से, अपनी जो सोशल लाइफ है वो उसके किल होने से, पर्सनल लाइफ को बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन से, कहीं अगर वो फंस गए हैं तो उनके कारण डिप्रेशन हो रहा है, कहीं अगर उनका वर्क जो है, जो उनका फंडामेंटल जो सिचुएशंस है यानी कि जो उनका फाइनेंशियल कंडीशन है उसमें जब स्टॉपेज आया तो डिप्रेशन क्रिएट हुआ। तो ऐसे मल्टीपल सेगमेंट्स हैं जो कि एक फियर फैक्टर है, एक एंजाइटी है, एक डिप्रेशन है, और पैनिक सिचुएशन, पैनिक अटैक्स, बहुत सारी सिचुएशन कारण ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस इंड्यूस सिचुएशन, ऐसे मल्टीपल सेगमेंट्स पे हम देखते हैं कि आजकल जो है मेंटल हेल्थ बिगड़ रही है। मेंटल हेल्थ बिगड़ने की वजह से हमारी फिजिकल हेल्थ पे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। जो पहले से ही प्री डायबिटिक या डायबिटिक फेज में पेशेंट है, जब उन्हें स्ट्रेस होता है तो उनकी डायबिटिक सिचुएशन और बिगड़ती है, उनके रिसेप्टर और वीक होते हैं और डायबिटीज जो है वो अनकंट्रोल हो जाती है। जो पहले से ही हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं उनमें भी अगर स्ट्रेस इंड्यूस सिचुएशन होती है, डिप्रेशन होता है, एंजाइटी क्रिएट होती है, तो उनका बीपी फ्लक्चुएट होता है। उसी तरीके से जो पहले से ही डिप्रेशन में पेशेंट हैं, जब ये सिचुएशन और बढ़ी तो सीवियर डिप्रेशन में गए, उसके भी ग्रेड्स बढ़े। साथ ही साथ जो पेशेंट फियर फैक्टर में पहले से ही थे, जिसे हम कहते हैं भय की अवस्था में थे, वो भी बहुत ज्यादा डरने लगे और हर एक चीज से उनका डर बढ़ गया। कोई स्पेसिफिक कंडीशन ना लेकर वो एक ऑल ओवर सिचुएशंस में आए। जो पहले से ही शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर के जो पेशेंट हैं, उन सभी में ये जो पेंडेमिक टाइम है ये एक तरीके से बिग इटियोलॉजिकल फैक्टर के रूप में या एक तरीके से कहें ट्रिगरिंग फैक्टर के रूप में सामने आ रहा है। तो ये जो सिचुएशन है इसमें हमें ये जरूर देखने मिल रहा है कि मेंटल हेल्थ तो बिगड़ रही है, लेकिन उसका सोल्यूशन क्या? उस सोल्यूशन से जब हम देखते हैं तो आयुर्वेदा के पास बहुत सारे, आयुर्वेद में मल्टीपल लेवल पे सोल्यूशंस है। पहला सोल्यूशन तो ये है कि सत्वावजय करके एक चिकित्सा बोली है कि जो मेंटल काउंसलिंग की सिचुएशन है उसके लॉजिकल एक्सपीरियंसेस, लॉजिकल सिचुएशन से उस व्यक्ति को निकालना, उसके लॉजिक देकर उसको एक साइंटिफिक अप्रोच समझाकर उस पेशेंट को उन प्रॉब्लम से बाहर निकालना, सत्वावजय चिकित्सा का एक पोर्शन।
सेकेंड जो कंडीशन है जिसमें हम औषधि चिकित्सा यानी कि मेडिसिनल ट्रीटमेंट, मल्टीपल ऐसी मेडिसिन आयुर्वेद में बताई गई हैं जो साइकोलॉजिकल हेल्थ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे काम करती हैं, चाहे वो फियर यानी कि भय की सिचुएशन हो, या फिर एंजाइटी की सिचुएशन हो, या फिर डिप्रेशन की सिचुएशन हो। तो दोषों के मतलब कि वात पित्त और कफ के इम्बैलेंस को जज करके हम मेडिसिनल बेसिस पे भी उसको ट्रीट कर सकते हैं। जो है नॉन मेडिसिनल वे जो है जिसमें कि हम योग के माध्यम से उसको ट्रीट कर सकते हैं, तो उसमें हमें कौन से योग को अप्लाई करना चाहिए वो एस्पेक्ट भी हमारे पास आ जाता है। और अंत में एक सिचुएशन आती है पंचकर्म की। पंचकर्म इसमें बहुत ज्यादा हेल्प हो सकता है, डिटॉक्स की सिचुएशन है। अभी जो हेल्दी वे पंचकर्म है या फिर कि होम बेस्ड पंचकर्माज हैं, उनको हम डेफिनेटली इसमें काम में ला सकते हैं, जैसे कि नस्य की जो प्रक्रिया है यानी कि नेजल इंस्टिलेशन। ऐसी बहुत सारी प्रक्रिया है जैसे कि हेड मसाजिंग वे है। कौन से ऑयल से करना है ये बस एक आप डॉक्टर से कंसल्ट करके करें और सिंपली उस ऑयल को अप्लाई करें, उसके जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो करें और रिलैक्स रहें। पैरों में पादाभ्यंग की जो प्रक्रिया है वो भी पंचकर्मा एलाइड में आती है, वो भी यूज कर सकते हैं। हाथों में, नाक के अंदर, फेस के एरियाज में जो पॉइंट्स हैं, डिफरेंट मर्म के पॉइंट्स हैं, उनमें अगर हम रिलैक्सेशन देते हैं तो भी मल्टीपल लेवल पे पंचकर्मा और अलाइड पंचकर्मा के बेसिस पे उस पेशेंट में रिलैक्सेशन आता है। बहुत सारे एंजाइटी के पेशेंट हैं, सिंपल ऑयल एनेमा यानी कि मेडिकेटेड ऑयल एनेमा के बेसिस पे भी डे टू डे बेसिस पे घर पे ही एनेमा देकर हम पेशेंट्स को रिलैक्स कर सकते हैं। ऐसे मल्टीपल जोन्स हैं जिनमें आप ट्रीटमेंट मॉड्यूल को बड़ी आसानी से बना सकते हैं और आयुर्वेद के थ्रू बहुत आसानी से इसमें ट्रीटमेंट तक भी पहुंच सकते हैं। मेंटल हेल्थ का बहुत बड़ा सेगमेंट इसलिए आयुर्वेद पे है क्योंकि आयुर्वेद सिर्फ बॉडी पे काम नहीं करता, बॉडी, माइंड एंड सोल। सो इट्स अ ट्राइंगल जो तीनों सत्व, आत्मा और शरीर, इन तीनों सेगमेंट्स पे काम करने वाला जो आयुर्वेद शास्त्र है, उससे हम बड़ी आसानी से हमारी माइंड, बॉडी एंड स्पिरिचुअल बैलेंसिंग बड़ी आसानी से कर सकते हैं। उसमें हमें चाहे वो मेडिकेटेड ट्रीटमेंट हो या नॉन मेडिकेटेड ट्रीटमेंट हो या बैलेंसिंग ट्रीटमेंट हो, हम तीनों एस्पेक्ट से हम पेशेंट्स की और हमारी जनरल जो पब्लिक है उसकी भी हेल्प कर सकते हैं। जो लोग किसी चीज से डायग्नोस नहीं हुए हैं वो भी अपनी लाइफ को, अपनी मेंटल लाइफ को, मेंटल हेल्थ को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं आयुर्वेदा के थ्रू। देयर आर मेनी एस्पेक्ट जिसमें जिनकी आप हेल्प लेकर अपने आप को फिट, फिजिकली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली, तीनों एस्पेक्ट में आयुर्वेद के थ्रू आप उसे बैलेंस कर सकते हैं। मुझे ऐसा बताया जाता है कि हम कुछ क्वेश्चन आंसर के थ्रू भी इसमें बात कर सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं, अगर हम उनके सॉल्यूशंस पे बात करें तो हम बड़ी आसानी से आयुर्वेदिक सॉल्यूशंस पे अभी डिस्कशन भी कर सकते हैं। बात करके तो देखो, अपने आप को फ्री करें। सत्वावजय चिकित्सा भी यही कहती है, लॉजिकल बेसिस पे एक वैद्य के सामने अपने आप को ओपन करें, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको शेयर करें, चाहे वो छोटी प्रॉब्लम हो जिसमें आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे डिस्कशन नहीं करना चाहिए या किसी से बोलना नहीं चाहिए, ऐसी कोई भी बात नहीं होती। उन चीजों को आप जरूर डिस्कस करें जो भी आपको फियर दे रही हो, जो आपको कहीं ना कहीं अंदर से परेशान कर रही हो, कॉन्फिडेंस लूज कर रही हो। आज सुबह ही मेरे पास एक पेशेंट आया, उन्होंने कहा कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल एकदम डाउन हो गया 3 महीने में, क्योंकि मैं घर पे रह रही हूँ, लगातार मास्क पहन रही हूँ, तो एवरीडे मुझे फीलिंग है कि सम डे आई विल कन्वर्ट माई सेल्फ इनटू कोरोना एंड उसके बाद मुझे मेरी डेथ हो जाएगी। तो ये जो डेथ का फियर फैक्टर है ये भी बहुत सारा लोगों में आ रहा है। काउंसलिंग करके और सिंपल मेडिसिन जो कि आपके उनके माइंड को स्ट्रेंथ दे और उनको बैलेंस करे, इन चीजों से वो बड़ी आसानी से बाहर आ सकती है। ऐसे मल्टीपल पेशेंट्स हैं जिन्हें पता ही नहीं होता कि हमें प्रॉब्लम क्यों हो रही है। जब वो डिस्कशन करते हैं, जब वो बात करते हैं, जो वैद्य हैं या फिर डॉक्टर्स हैं, उनके जब कन्वर्सेशन में वो आते हैं तो वो बात निकल के आती है कि वो एक मेजर फैक्टर है। उसी तरीके से जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं उनके कारण कई बार सोमैटिक फैक्टर यानी कि फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं, और कई बार उल्टा होता है कि साइकोलॉजिकल फैक्टर से कारण आपको कई बार प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। ओवर थिंकिंग की वजह से भूख नहीं लगना, ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ओवर थिंकिंग की वजह से इनफर्टिलिटी होना, ये भी एक सेगमेंट है। ओवर थिंकिंग की वजह से टेस्ट लॉस होना, ये भी एक सेगमेंट है। ओवर थिंकिंग की वजह से कई लोगों को बुखार हो जाता है, वो बहुत ज्यादा सोचते हैं और अगले दिन वो बुखार में आ जाते हैं। ये सब के रेफरेंस आयुर्वेद में डायरेक्टली दिए गए कि आपने अगर बहुत ज्यादा चिंता या चिंतन किया है तो आपको वो डिजीज क्रिएट होगी। अगर आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं तो आपको इंसोम्निया यानी कि नींद ना आने की प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है। ये बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिनमें हमें देखना चाहिए कि उसका एक्चुअल इटियोलॉजिकल फैक्टर क्या है, और उस इटियोलॉजिकल फैक्टर के बेसिस पे आयुर्वेद के मल्टीपल सॉल्यूशंस हैं। इट इज नॉट सो डिफिकल्ट, हम बड़ी आसानी से उस पर काम कर सकते हैं और हमें
इस पे बहुत अच्छे रिजल्ट भी मिलते हैं। और साथ अच्छी बात यह है कि इसके कोई ये पूरा नेचुरल वे होता है और एक बैलेंसिंग वे होता है, जिसमें आप ना सिर्फ मेंटली, साथ साथ फिजिकली और स्पिरिचुअली भी बैलेंस पाते हैं। तो ये तीनों एस्पेक्ट्स अगर आप बैलेंस करना चाहते हैं तो डेफिनेटली विल डिस्कस अबाउट द थिंग्स। बहुत सारे ऐसे मोड हैं आयुर्वेद के जिनके थ्रू हम ट्रीटमेंट ले सकते हैं। वैद्य प्रशांत जी, क्या आप हमें बताएंगे कि रोजमर्रा की जिंदगी में क्या ऐसा करें कि जिससे ये स्ट्रेस, वर्क स्ट्रेस और लाइफ, पर्सनल लाइफ का जो स्ट्रेस है उसको बैलेंस कर सके? ऐसी रोजमर्रा की जिंदगी में आयुर्वेद को कैसे अपनाएं जिससे इसको बैलेंस किया जा सके? बिल्कुल, डे टू डे लाइफ अगर हम देखें तो आयुर्वेद हमारे तरीके, एक साइंस ऑफ लाइफ ही है। एवरीडे जीने का एक तरीका ही बताता है आयुर्वेद। तो अभी आज के जो दौर है जिसमें हमें ये सेल्फ एनालाइज करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ट्रीटमेंट नंबर 1, जो स्टेप नंबर 1 है ट्रीटमेंट का, वो यही है कि हम अपने आप को पहले सेल्फ एनालाइज करें कि हमारे जो स्ट्रेस हैं वो सच में इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं या नहीं है। कई बार हमारा सेल्फ एनालिसिस नहीं होता और हम ये जज नहीं कर पाते कि सच में ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारी लाइफ में जो हमें मेंटली परेशान कर रहा है। तो एक तो हुआ सबसे पहले सेल्फ एनालाइज करें। दूसरी जो चीजें हैं जो आप डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं, हमारे यहाँ आयुर्वेद ने बोला है अभ्यंगम आचर्य नित्यम। एवरीडे ऑयलिंग करना ये फिजिबल नहीं होता, लोग बोलते हैं, लेकिन अगर हम नहाने से पहले बॉडी में ऑयलिंग करें, सिर पे ऑयल करें, पैरों के तलवे पर लगाएं, हाथों के तलवे पे लगाएं और नाक में एक एक ड्रॉप रखें, तो ये जो मेथड है ये हमारी बॉडी में जो अनड्यू स्ट्रेस होते हैं जिसके कारण हमारी बॉडी का वायु यानी कि वात बढ़ जाता है, उनको नॉर्मलाइज करने के बड़े आसान तरीके हैं। हेड पे ऑयल रखना, फिर नाक में एक एक ड्रॉप ऑयल का या फिर गाय का घी का रखना, हमारे जो हाथ के जो पंजे हैं उन पे ऑयलिंग करना, पैर के पंजे में ऑयलिंग करना, हमारी बॉडी में हल्का सा ऑयल लगाना, जो तिल का तेल हो सकता है, गाय का घी हो सकता है, सिंपल। इनके थ्रू जो हमारे जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के कारण हमारी बॉडी में वीकनेस आती है और हमारा कॉन्फिडेंस लूज होता है, इनको भी बैलेंस किया जा सकता है। आफ्टर ऑल वात जो हमारी बॉडी का है, अगर उसे हम बैलेंस करते हैं तो हमारे बहुत सारे साइकोलॉजिकल थॉट, जिसमें सबसे पहले स्ट्रेस जो आता है, अनड्यू स्ट्रेस जिसे हम चिंता कहते हैं, वो चिंता को हम नॉर्मलाइज कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हम गुनगुना पानी पीते रहें और अपनी जो चीजें हैं जिसके कारण, इसमें सबसे पहले क्या होता है, जो स्ट्रेस होता है उसके कारण इंडाइजेशन क्रिएट होता है, उसको भी नॉर्मलाइज करें। अपने जो हार्ट को प्रति, मतलब कि हृदय, जो आपके हार्ट को बहुत अच्छी चीजें लगती हैं जैसे कि म्यूजिक को सुनना और अपने आप को बैलेंस करना, ऐसी जगहों पर रहना जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस ना देती हो, उन जगहों को अवॉइड करना जो आपको स्ट्रेस देती हैं। ये लोग बोलते हैं हमें ऑफिस स्ट्रेस देता है, तो ऑफिस के उन हिस्सों में काम करना या उन चीजों पे कंसंट्रेट करना जो आपको स्ट्रेस नहीं देती, उनसे हम वर्क करके बहुत ज्यादा लाभ ले सकते हैं डे टू डे लाइफ में। क्या आयुर्वेद में ऐसा कोई आहार विशेष बताया गया है जो कि स्ट्रेस में हेल्पफुल रहे, जिससे हम मानस रोग जो हैं, मानसिक रोगी हैं, उनकी मदद हो सके? ऐसा कोई आहार आप? जी, डाइट प्लान्स हम कर सकते हैं। हमारे आयुर्वेद में एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, आपकी बॉडी टाइप के हिसाब से और आपकी सिचुएशन के हिसाब से डाइट प्लान मॉडिफाई होता है। जैसे कि जो व्यक्ति वात प्रकृति यानी कि वात के बॉडी टाइप का है, यानी कि बहुत लीन है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकर है, डार्क कॉम्प्लेक्शन में है, हेयर जो है वो उसके बहुत ज्यादा रफ है, पूरी बॉडी में ड्राइनेस रहती है और वो ओवर थिंकर है और बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेता है, तो उसकी जो डाइट प्लान है वो ज्यादातर मीठे चीजों से, ज्यादातर सार चीजों से जैसे कि अम्ल और सॉल्टी चीजों के कॉम्बिनेशन से बनाई गई है। जैसे कि मीठी चीजों में मुनक्के का ज्यादा इस्तेमाल करना, सार चीजों में नींबू का इस्तेमाल ज्यादा करना, सॉल्टी चीजों में सेंधे नमक का ज्यादा इस्तेमाल करना, दलिए का इस्तेमाल करना और ऐसी चीजें जो जल्दी पच सकें जैसे कि मूंग दाल का इस्तेमाल करना। इन चीजों के बेसिस पे जो ओवर थिंकर हैं और बहुत ज्यादा लगातार कंटिन्यूस थिंक करते हैं यानी कि अनड्यू स्ट्रेस लेते हैं, उनके केस में, जो बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं अपने स्ट्रेस की सिचुएशन में, जिन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो चीजें फेंकते हैं, ऐसे जो पेशेंट्स हैं उनके केस में हमें मधुर, तिक्त और कषाय यानी कि मीठा, तिक्त यानी कि कड़वा और कसैला, ऐसी चीजों का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। अब तिक्त और कसैला जैसे कि हमारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, उनका इस्तेमाल इसमें ज्यादा करना है, ठंडी चीजों का इस्तेमाल ज्यादा करना है, सौंफ का इस्तेमाल ज्यादा करना है, जिनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और एग्रेशन आता है अपनी स्ट्रेस की सिचुएशन के कारण, उनमें मीठे में आप छेने का इस्तेमाल कर सकते हैं,
ऐसी चीजों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल ना करें, जो कि गुड़ का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, मुनक्के का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन चीजों से जिन्हें एंगर आ रहा है उनका मैनेजमेंट किया जा सकता है। यहाँ पर आपको बीच बीच में उड़द की दाल और मूंग दाल के कॉम्बिनेशंस का यूज करना चाहिए। राइस में छोटे राइस का यूज करना चाहिए, बड़े राइस का यूज आपको नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ रात का खाना जो है वो 6 बजे से 7 बजे के बीच में खाने की कोशिश करना चाहिए। अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, अर्ली जो फूड है उनकी हैबिट्स आप ज्यादा लें तो ये बेनिफिट रहेगा। जो पेशेंट डिप्रेशन में जल्दी चले जाते हैं स्ट्रेस की वजह से, उन कंडीशंस में हमें कसेला और स्पाइसी चीजों को पार्शियली यूज करना चाहिए। बस ये देखना चाहिए कि उससे पहले से ही कहीं एसिडिटी का ट्रबल साथ में तो नहीं है। लेकिन जो लोग डिप्रेशन में हैं और बिल्कुल कम बोलते हैं अपने स्ट्रेस की वजह से, उनमें कुछ स्पाइसेस ऐड ऑन करके हम ट्रीटमेंट मॉड्यूल को डिजाइन कर सकते हैं। तो मल्टीपल और डिफरेंट डाइट प्लान्स बताए गए हैं, लेकिन हमें अकॉर्डिंग टू द पेशेंट ये उसको एक्सक्लूसिवली डिजाइन करना चाहिए। एक रफ प्लान मैं अभी बता सकता हूँ, जैसा मैंने बताया आपको। टेस्ट वाइज जो पेशेंट स्ट्रेस में है और एंजाइटी लेते हैं और बहुत ज्यादा उनकी लीन बॉडी है, उन केसेस में आपको मधुर, अम्ल और लवण यानी कि मीठा, सार एंड सॉल्टी फूड देना चाहिए। जिन्हें बहुत ज्यादा एग्रेशन होता है उन्हें फिर से स्वीट, साथ साथ में हमें बहुत ज्यादा कड़वा और कसेला ऐसी चीजों को यूज करना चाहिए। साथ साथ में जब तीसरा जो डिप्रेशन में है, बहुत ज्यादा कम बोलते हैं, अपनी बातों को अंदर रखते हैं स्ट्रेस के कारण, उन केसेस में स्पाइस का ज्यादा यूज करना चाहिए। आयुर्वेद में जैसे आहार के साथ साथ विहार का भी बहुत इंपॉर्टेंस है, तो कुछ आप ऐसा रिकमेंड करेंगे स्पेसिफिक कोई एक्सरसाइज जो कि हेल्पफुल रहे स्ट्रेस के टाइम पे? जी, जैसा मैंने आपको बताया कि नॉन मेडिसिनल कंडीशंस में जो हमारा विहार वाला सेगमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पेशेंट बहुत ज्यादा दिन भर चलते हैं उन्हें रेस्ट की आवश्यकता है। जो पेशेंट बहुत ज्यादा अपना आपको रूटीन में रखते हैं, इन सभी पेशेंट्स में कॉमन जो व्यायाम है अगर हम देखें तो वो सूर्य नमस्कार, प्राणायाम और साथ ही साथ जिसे ज्यादातर लोग अवॉइड करते हैं लेकिन अपने आप को मेंटली रिलैक्स करना यानी कि शव आसन का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। साथ ही साथ बैलेंसिंग जो योग है, जिस तरीके से हम देखें कि सूक्ष्म व्यायाम जो है जो अपने आप की बॉडी को कॉन्सेंट्रेट करते हैं, लेटने वाले व्यायाम जो है वो ज्यादातर यूज करना चाहिए जिनको डिप्रेशन है उन्हें छोड़कर। रेस्ट ऑफ द मेंटल सिचुएशन में एक्टिवेट रखने वाले व्यायाम जो है वो यूज करे जा सकते हैं डिप्रेशन में। रेस्ट कंडीशंस में हमें रिलैक्स करने वाले लेटने वाले व्यायाम, स्पेशली शव आसन, उसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए। योग निद्रा का इस्तेमाल करना चाहिए। ये आप इस तरीके से अपने उसमें चेंज कर सकते हैं। एक्सरसाइज मॉड्यूल में भी विगरस एक्सरसाइज ना करें, वेट लिफ्टिंग ना करें, अपने आप को स्ट्रेचिंग जरूर दें और रिलैक्स करने वाली एक्सरसाइज बिल्कुल करें। तेजी से एक्सरसाइजेस को बिल्कुल ना करें, रिलैक्स करते हुए अपनी बॉडी को बैलेंस करें। वेट ट्रेनिंग में भी आपको ये ध्यान रखना है कि पर्टिकुलर मसल की एक्सरसाइजेस आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी मेंटल हेल्थ के लिए भी, क्योंकि फिजिकल एस्पेक्ट और मेंटल एस्पेक्ट एक दूसरे से सपोर्टिव हैं। तो हम देखते हैं जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं या फिर अगर वो एंजाइटी में है तो बहुत तेजी से एक्सरसाइजेस करने लग जाते हैं, और जो डिप्रेशन में है वो एक एक्सरसाइज के बाद रुक जाते हैं। जो ऑब्जर्वेशन हम बीइंग अ वैद्य देखते हैं तो ये हमें बहुत ज्यादा देखने मिलता है। उन्हें एक्सरसाइज में मन नहीं लगता जो डिप्रेशन में, और जो एंजाइटी में है वो बहुत जल्दी उस चीज को अचीव करना चाहते हैं तो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा करते हैं। बस इन चीजों को मेंटल हेल्थ में जरूर देखना चाहिए। योग निद्रा, शवासन और ओमकार मंत्र, इन 3 कॉमन फैक्टर्स को साथ साथ फिजिकल पैरामीटर में सूर्य नमस्कार को जरूर करें। जी, अगला प्रश्न मेरा ये है कि जैसे फिजिकल कोई भी बीमारी होती है तो हम डायग्नोज कर लेते हैं, लेकिन हमारे यूजुअली हम देखते हैं कि कोई एक्सेप्ट ही नहीं करता कि मुझे डिप्रेशन है। तो कैसे, क्या सिम्टम्स ऐसे होंगे कि उसको लगे कि मुझे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? देखिए, ज्यादातर आजकल साइकोलॉजिकल सिचुएशंस में ये होने लगा है कि दूसरे ऑब्जर्व जल्दी कर लेते हैं और पहला जो पेशेंट होता है वो जनरली नहीं बता पाता। बिल्कुल सही कहा आपने, ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। इसमें अलग अलग जो सेगमेंट्स है, जैसे फियर फैक्टर तो डेफिनेटली पेशेंट खुद ही जल्दी समझ जाता है कि उसे किस चीज से फियर हो रहा है। कभी वो नीचे देखता है तो उसे हाइटोफोबिया समझ में आता है, कभी वो अकेले में रहता है तो उसे ये समझ में आता है कि मुझे क्लोज्ड एरिया से फियर होने लग गया है, अकेले सोता है तो उसे लगता है कि मुझे कोई मार देगा, ये फियर उसे समझ में आता है। लेकिन जो डिप्रेशन की सिचुएशन है उसमें आधे समय तक पेशेंट को ये समझ में ही नहीं आता कि उसे डिप्रेशन हो रहा है। जब आपको ऐसा लगने लग जाए कि आपको लोगों से बात करने के लिए इच्छा नहीं हो रही, मतलब कि शब्द से असहिष्णुता, मतलब कि बोलने की भी इच्छा नहीं और सुनने की भी इच्छा नहीं,
अगर ऐसा आपको लक्षण आ रहा है तो डेफिनेटली आप पार्शियल डिप्रेशन में जा रहे हैं। दूसरा, कोई बात डिस्कस नहीं करना, अपनी बात पे ही रुक जाना, किसी भी बात पे अगर आप डिसीजन पे नहीं पहुंच पा रहे तो कंक्लूड न कर पाना, ये सब डिप्रेशन की सिचुएशन में आपको देखने मिलता है। ना डिस्कस करना और किसी से बात नहीं करना, अकेले अकेले रहना, ये सबसे ज्यादा डिप्रेशन में मिलता है। किसी भी बात को अगर आप नहीं समझा पा रहे हैं और कहना ही नहीं चाहते तो ये भी एक डिप्रेशन का साइन रहता है। एंजाइटी में इससे विपरीत अपने फ्यूचर को लेके ओवर एम्बिशियस होना, बहुत सारी चीजों की डिस्कशन करना, हर चीज में एक नेगेटिविटी रखना कि मुझे मेरा फ्यूचर बहुत खराब होने वाला है, ये एंजाइटी के पेशेंट्स में ज्यादातर देखने मिलता है। फियर फैक्टर में हम स्पेसिफिक सिचुएशन में रहते हैं। एंजाइटी में हमेशा फ्यूचरिस्टिक बातें रहती हैं। डिप्रेशन में प्रेजेंट के एरा और पास्ट में हुई वाली प्रॉब्लम्स ज्यादा देखने मिलती हैं। तो ये डायग्नोसिस हमेशा पेशेंट समझ पाता है कि अगर मैं पास्ट से कोई चीजों से कारण परेशान हूं और प्रेजेंट में मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है तो ज्यादातर डिप्रेशन होता है। एंजाइटी की सिचुएशन उन लोगों को होती है जैसे कि कल कोई चीज बड़ी होने वाली है, फ्यूचरिस्टिक चीजों को लेकर एंजाइटी की सिचुएशन या पैनिक अटैक पड़ता है, जैसे कि आपको कोई चीज क्रिएट करनी है या काम करना है और उस पर साइकोसिस की जो सिचुएशन है वो डेफिनेटली हमें नहीं समझ में आती, दूसरों के ऑब्जर्वेशंस पे ही पता चलता है कि हमें साइकोसिस क्रिएट हो रहा है। कॉन्फिडेंस लूज की जो सिचुएशन है वो हमें डेफिनेटली समझ में आती है, वो हम जो पहले कर पाते थे और अभी नहीं कर पाते हैं। इन चीजों, अगर ये सारी चीजें आपको हो रही हैं तो डेफिनेटली आप वैद्य या फिर आपके साइकोलॉजिकल डॉक्टर से कंसल्ट करें। वैद्य आपको एक होलिस्टिक अप्रोच में हेल्प कर पाएंगे, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल भी रहेगा और आपकी ना कि बॉडी, माइंड, सोल, तीनों एस्पेक्ट पे आपको बैलेंसिंग के लिए हेल्प मिलेगी। अगला एक सवाल है सुमन जी का। डू यू एग्री दैट इन प्रैक्टिस वी मे फाइंड फिजिकल वात प्रिडोमिनेंट लाइक लीन डार्क पर्सन सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन? क्या वात प्रकृति के लोग ही ज्यादा? नहीं, ये जरूरी नहीं है प्रकृति वाइज, लेकिन ये जरूरी है कि जो वात प्रकृति का व्यक्ति है वो बहुत ज्यादा सोचता है और ओवर थिंकर होता है, लेकिन ये डिप्रेशन में जाएंगे ऐसा जरूरी नहीं है। कफ प्रकृति का व्यक्ति भी प्रोन हो सकता है डिप्रेशन में, क्योंकि वो थिंकिंग तो बहुत कम करते हैं। अगर आप देखें तो थिंकिंग कम, डिजीज वाइज अगर उसे थिंकिंग बहुत ज्यादा आ रही है तो बात करने में बहुत ज्यादा कम हो जाता है। प्रैक्टिस वाइज अगर आप मुझे पूछें पिछले 10 साल की प्रैक्टिस में, तो मुझे ज्यादातर ये देखने मिला है कि जो मिक्स सिचुएशन है, वात कफज प्रकृति के लोग ज्यादातर डिप्रेशन में देखने मिले। दोनों कॉम्बिनेशन उनमें पहले से ही था, पहले से ही वो इंट्रोवर्ट थे, डिस्कशन नहीं करना चाहते थे, और साथ साथ में वात की कंडीशन थी जिसमें वो डिसीजन नहीं ले पाते थे। ये दोनों जब चीजें मिक्स हुई तो हमें देखने मिला कि ये पेशेंट ज्यादातर वात कफज के हैं, और अभी भी ऐसा ही होता है कि वात कफज लोग ज्यादा डिप्रेशन की तरफ जाते हैं। अभी हम अगर मास स्केल पे इसको एनालाइज करें और बहुत ज्यादा लेवल पे प्रकृति के बेसिस पे देखें, तभी हम कंक्लूड कर पाएंगे कि हाँ, इस प्रकृति के लोगों में डिप्रेशन ज्यादा मिलता है। और सुमन जी का ही सवाल है कि जो कफ वाले हैं वही ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, ऐसा है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं, कॉम्बिनेशन है। पित्त कफज जो लोग हैं उनमें होता है। वैसे तो पित्त कफज बहुत अच्छे डिसीजन और अच्छे थॉट के और कॉन्फिडेंट लोग होते हैं, लेकिन कई बार ओवर एम्बिशियस होने की वजह से उन्हें जो चीज अचीव करनी है वो ना मिलने की वजह से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो ऐसी भी सिनेरियो क्रिएट होते हैं कई बार। तो हमें अच्छे से देखना चाहिए कि प्रकृति एक स्पेसिफिकली हम नहीं कह सकते, और सिंगल प्रकृति के लोग जनरली हमें मिलते नहीं है प्रैक्टिस में। कॉम्बिनेशन प्रकृति के लोग ज्यादा आते हैं। पित्त कफज लोग जब ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं तब वो एग्रेसिव भी होते हैं। मोस्टली मैंने देखा है कि पित्तज प्रकृति के लोग जो अपनी चीजें करवाना चाहते हैं और वो चीजें नहीं होती, तब वो डिप्रेशन में जाते हैं और वो बहुत सीवियरली एग्रेसिव होते हैं। अभी तक हमने बात की कि पंचकर्मा एक हेल्पफुल है, आहार विहार, लेकिन अगर हम आयुर्वेदिक मेडिसिन के पर्सपेक्टिव से देखें तो सिर्फ औषध चिकित्सा या सतवावजह से कितना फायदा हो सकता है मानस रोग में? जी, काफी फायदा होता है। जैसे आप पंचकर्म को अवॉइड करने के लिए, मतलब अगर हम देखें कि मेडिसिनल ट्रीटमेंट जो है, लेकिन ओपीडी एंड जनरल बेस, मतलब कि डे टू डे आयुर्वेद के जो पंचकर्म बेस हैं उनको हमें डेफिनेटली यूज करना पड़ता है। मेडिसिनल बेस से भी बहुत ज्यादा लाभ होता है। अगर हम आशा वरिष्ठ का यूज करते हैं साथ में और घी का यूज करते हैं जो हमारे यहाँ घृत बताए गए हैं, उनके इस्तेमाल से सिर्फ मेडिकेटेड ट्रीटमेंट से भी बहुत ज्यादा लाभ होता है।
लेकिन तब भी अगर हम क्लब करें डे टू डे पंचकर्म, जो कि डेली रूटीन में दिनचर्या के रूप में पंचकर्म बताए हैं उनमें, और साथ ही साथ जो मेडिसिनल ट्रीटमेंट अगर हम उसे क्लब करें और काउंसिल के लिए बार बार पेशेंट बुलाएं, डेफिनेटली बहुत ज्यादा हेल्प होती है। मेडिसिन के लिए ये कंडीशन ये होती है कि उन्हें आशा वरिष्ठ और घी की जो मेडिसिन है वो डेफिनेटली लेना चाहिए। ऐसी बहुत सारी मेडिसिन हैं जो आशा वरिष्ठ बेस हैं, उनके यूज से हमें बहुत ज्यादा फास्ट रिजल्ट अभी तक मिले हैं और कंसोलिडेट रिजल्ट मिले हैं। पेशेंट बहुत ज्यादा स्टेबल भी हुए हैं और उनमें बार बार वो साइकोलॉजिकल सिचुएशन क्रिएट नहीं हुई। जी, थैंक यू प्रशांत जी। अगर किसी भी पार्टिसिपेंट के कोई और सवाल है तो वो पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी विल कंक्लूड द सेशन। Thank you, Prashant ji, and thanks to all the participants for a wonderful session. Thanks.